हेलो गाइस, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने अपने चैनल एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन में क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका पिछले वीडियो में हम जो है लगभग 70% पार्ट आपको हम बता चुके हैं। जो बचा हुआ शेष भाग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में दोस्तों जैसा कि हमने बताया है, अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का काफ़ी भाग आपको समझा चुके हैं, जिसमें कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिकम्पोजिशन को उसके टाइप्स भी, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद अगला 5वां पार्ट हमारा आता था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में दोस्तों। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बारी बारी से इसको हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का हमारा अर्थ ये हुआ दोस्तों, डिफिनेशन हमारी ये बताती है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, या अगर उसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ऐसा प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, हट जाए, तब भी हमारा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन हमारे सामने जो भी होगा, या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन उससे निकल जाए, हट जाए, दोनों ही परिस्थितियों में वो रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। उसी के दूसरा भाग हमारा रिडक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक उल्टा रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कहने का अर्थ क्या हुआ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्शन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड होता है हमारा, तो हमारा रिडक्शन वो कहलाएगा। या फिर ऑक्सीजन हट जाता है, तब भी वो हमारा रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। यानी कि चाहे हमारा हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन उस रिएक्शन से हटे, दोनों ही परिस्थितियों में हमारा रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा पहला दिया है 2Cu + O2, 2Cu + O2, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो 2CuO, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराया तो हमको प्राप्त होता है 2Cu मीन्स कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हुआ, ध्यान से देखते दोस्तों, यहाँ पर ये कॉपर है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट बना हमारा इस तरीके से, ये यहाँ पर, तो इसमें हमने देखा कि ये जो कॉपर था यहाँ पर केवल कॉपर था, और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन हमारा जुड़ गया। पहले नहीं था, ये अब ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया। तभी हमने पढ़ा है दोस्तों, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन हमारा जुड़ जाता है, यदि हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो वो हमारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा। अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा होता जिसमें हाइड्रोजन हट जाता, तब भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता। इसी का सेकंड फॉर्म हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन उसका कराया गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये कॉपर ऑक्साइड, और ये यहाँ पर प्रोडक्ट में केवल कॉपर बचा, यानी कि ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया। और ठीक उसी प्रकार से दूसरे भाग में देखेंगे, यहाँ पर H2 है, यानी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में इस तरीके से देखिए, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया।
ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो दोस्तों जैसे अभी डिफिनेशन में हमने पढ़ा क्या कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर से हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ, ये हटा है। तो ऑक्सीजन अगर हट जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन अगर हमारा हट जाएगा तो रिडक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए H2 है और यहाँ पर प्रोडक्ट में H2O यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हमारा जुड़ा। और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं दोस्तों, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं हमारी हो रही हैं। तो जिस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तो वो रिएक्शन हमारा जिसमें दोनों हो तो ऐसा इसका स्पेशल नाम हम रख देते हैं, होता है जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जिस प्रोसेस में, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे रोज की दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में जो ऑक्सीडेशन के प्रभाव हैं वो क्या हैं, हम पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 कोरोजन, जंग लगना ही कोरोजन कहलाता है। तो कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस such that moisture, air, water, acid, etc. For some time, a layer of oxide is formed, which weakens the metal said to be corrode. कोरोजन क्या है, जब when a metal, जब कोई धातु is exposed, exposed मतलब हमारा किसी के संपर्क में आना, to substance, exposed to substance such as moisture, air, water, acid, किसके संपर्क में आना, जैसे कोई हमारी धातु मॉइस्चर, नमी के, हवा में, पानी के या अम्ल के अगर संपर्क में आती है कुछ समय तक, तो उस सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर सी लग जाती है जिसे हम ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। और ऑक्साइड की लेयर उसमें बनती है जो कि हमारे उस मेटल को कमज़ोर करती है, विच वीकन्स द मेटल, मेटल को कमज़ोर करती है, जिसे हम कोरोड, जंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कोरोजन कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहा है, अगर जैसे कोई लोहे की रॉड हो, अगर उसको हम बाहर खुले में छोड़ दें तो उसमें वाटर और एयर का संपर्क होता रहता है, उससे रिएक्ट करेगी तो उसके सरफेस में, ऊपरी सतह पर एक जो है ऑक्साइड की लेयर जमने लगती है, जिसे हम जंग कहते हैं, जो ब्राउन कलर की होती है। तो उसे हम कोरोजन ही कहेंगे। ये हमारा दैनिक जीवन में ये ऑक्सीडेशन का इफेक्ट ही है। उसके बाद ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, चांदी के उसमें देखना है ऊपर कभी कभी ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है, जो कि ये भी हमारा डेली लाइफ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ही है। देन ऑक्सीडेशन है। देन ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर जब वो रिएक्शन होता है इन सभी चीज़ों का, मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, इनमें से कुछ चीज़ों का, तो वो कोटिंग हमारी ऊपर की कॉपर की वो ग्रीन हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें ऊपर ये सारे मेटल्स, अगर आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग है, तो इसका मतलब वो कोरोड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द जो फैट्स, हमारे खाद्य सामग्री जो होती है उसमें, द फैट्स एंड ऑयल्स, हमारे कई प्रकार के ऑयल्स, हमारे वनस्पति तेल खाने वाले जो होते हैं, फैट्स एंड ऑयल, इनका ऑक्सीडेशन हो व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब वो एयर के संपर्क में आती हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का,
तो दोस्तों क्या होता है, इट लीड्स टू बैड स्मेल। धीरे धीरे उसमें ऐसी खाद्य सामग्रियों पर हमारी जो स्मेल होती है उसकी वो बहुत ही दुर्गंध देती है। एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड, और खाने में हमारी वो सही नहीं होते, हमारे हेल्थ के लिए वो खाने योग्य नहीं बचती। तो ये प्रोसेस जो भोजन को हमारा बैड स्मेल वाला या बैड टेस्ट का बना दे, ऐसी प्रोसेस को हम RNCDT बोलते हैं। इसका उपयोग जो है कई तरीके से हम इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है कई तरीके हैं। जैसे देखा होगा मार्केट में दोस्तों, जो एक चिप्स की पैकेट आती है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं इस वक्त। जैसे चिप्स की पैकेट आती है तो इसमें एयर भरी होती है, एयर। तो दोस्तों कौन सी एयर होती है और इतने दिनों तक वो क्यों, उसमें क्यों नहीं बैड स्मेल आती है, या खाने में उसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब होता है? या तो इसमें दोस्तों जब चिप्स की पैकेट हमारी होती है उसमें से ऑक्सीजन गैस को हम रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम हटा देते हैं और इसमें नाइट्रोजन गैस जो है हम भरते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है इसमें होती है, जो कि प्रिजर्व करती है फूड को, उसमें बैड स्मेल नहीं आने देती और खाने लायक को बनाए रखती है, जिससे कई दिनों तक वो हमारा फूड मटेरियल जो है, खाने का जो खाद्य सामग्री है, वो कई दिनों तक हमारी स्टोर रहती है। हम उसको कई दिनों तक स्टोर रख कर हम उसको बाद में भी यूज़ खाने में कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी मार्केट में इस तरह से हैं चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ों से हम प्रिजर्व करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो वो धीरे धीरे बैड स्मेल देने लगेंगी और हमारे खाने योग्य नहीं बचेंगी। तो दोस्तों भी यहाँ से जो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से वो समाप्त होते हैं। लेकिन हमारे केमिकल रिएक्शंस को हम एक प्रकार से, और जैसे ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, केमिकल रिएक्शंस आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर के बेसिस पर भी इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पर जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बारी बारी से सीखते हैं। फर्स्ट हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो जनरली शब्द का टर्म आप समझते चलिए। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, किसी चीज का निकलना, वो एक्सो होता है। और इंडो का मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को लेना, वो एंडो कहलाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product called exothermic reaction का सीधा सीधा अर्थ है इसका। रिएक्शन इन विच, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि हीट, ये जो ताप हमारा होता है, हीट जो है वो रिलीज्ड हो, ऐसी अभिक्रिया में जिसमें हमारी हीट निकले, इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट हमारा बने रिएक्टेंट से तो उससे हमारी हीट रिलीज हो, तो ऐसा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में जैसे हम किसी का जो नेचुरल गैस हमारी, जैसे CH4 मीथेन कहते हैं इसे, CH4 मीथेन कार्बन की एक संख्या मिस से कहते हैं। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डीपली हम अगर समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। CH4 मीथेन जब उसको ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, मीथेन हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है। तो मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज करेगी, और हाइड्रोजन H2O यानी ये वाटर, ये भी गैसियस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि ये हमारा वेपर के रूप में मिलेगा H2O, इसीलिए आगे G बना है नहीं गैस। वाटर वेपर में ये आगे रिलीज होगा और साथ में हीट रिलीज होगी। ये देखिए प्लस हीट आगे इस तरह से रिलीज होगी। तो ऐसा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट टाइप हो गया। फिर दूसरा हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनको, उन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन को पूरा करने के लिए किस एनर्जी की आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो, और कैसी ऊर्जा? लिया इन द फॉर्म ऑफ हीट,
वो ऊर्जा हमारे हीट के रूप में आए, या लाइट के सनलाइट के रूप में आए, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, या तीनों के रूप में आए, अलग अलग किसी के रूप में आए, तो ऐसे रिएक्शन हमारे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने बताया इंडो का मतलब होता है ग्रहण करने, यानी कि ये एनर्जी को लेते हैं तब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन जब करते हैं तो हीट जैसी चीजें एनर्जी हमको प्रदान करते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया? द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता हो, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। और इसके एग्जाम्पल दोस्तों भी पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझाया था, जिसमें डिकम्पोजिशन में टाइप्स दिए थे 3, और सभी जो हैं टाइप्स जो हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही उदाहरण हैं। तो दोस्तों पीछे इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो हमारे सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के टाइप में आ जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहीं तक था, या यहाँ से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आई है, तो हम आपसे पुनः चाहेंगे कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जो चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर संबंधित ना समझ में आई हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर दें और कोशिश करेंगे हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की, आपकी समस्या को पूरी तरीके से निपटाने की। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर, अब इस चैप्टर आपका यहीं तक था। और इसके बाद दोस्तों हम इस चैप्टर संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप चैप्टर को पहले पढ़ के समझ के उसका उत्तर देने की कोशिश करें। देखते हैं आप कितने उत्तर उसमें से सही कर पाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, और केवल चैप्टर आपको पढ़ के उसको समझना, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आप सेंड करें। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों चिप्स के पैकेट में वो गैस भरते हैं? 2 क्वेश्चन है इसी में। चिप्स के पैकेट में गैस कौन सी भरी होती है और उस गैस को उस पैकेट में क्यों भरा जाता है? आखिर क्या उपयोग है उस गैस को उस पैकेट में भरने के लिए? फिर दूसरा प्रश्न है आपके लिए, लोहे पर जंग लगने पर उसकी ऊपरी परत किस रंग की हो जाती है? तीसरा है, हम लोहे पर पेंट का प्रयोग क्यों करते हैं? लोहे पर पेंट का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अब आप चौथा प्रश्न है हमारे आपके लिए, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या अंतर है? मुख्य अंतर आपको बताना है। कंपोजिशन तथा डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या अंतर है? एक ही आपको ऐसा सटीक आपको अंतर बताना है जिससे कंपोजिशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन में अंतर स्पष्ट हो जाए। और आपके लिए 5वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म में H2O रिलीज होगा। तो आपको इस इक्वेशन के थ्रू आपको बताना है कि ये इस इक्वेशन में क्या सी चीज हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो 5वां भी हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, या इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं हो रही है। यानी कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन का है या रिडॉक्स का है, या नॉन ऑफ दिस, या इन तीनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन पांचों प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो हमारा ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल, आपके समझ में आया हो तो अपने सहपाठियों को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो में कोई अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे इसी चैनल पे आपकी डिस्कशन
जारी रहेगी एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन में। तब तक के लिए जय हिंद।